मैं विजेंद्र दांगे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगे कॉन्सेप्ट का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक क्लास और पॉलिटी खल्लास, यानी कि 100 क्वेश्चंस यहां आपको पॉलिटी के आज देखने को मिलने वाले हैं। और पॉलिटी में जो भी पॉइंट आपसे आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, जिसकी बात आज होने वाली है प्रस्तावना की। ठीक है बच्चों, ये आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इससे पहले आपको एक हिस्ट्री की क्लास भी प्रोवाइड की गई थी, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपको कराई गई थी, ताकि आप अपने एग्जाम से पहले आप अपनी तैयारी को जांच ले। तो ऐसे ही हिस्ट्री के बेसिस पे ही हमने ये क्लास रखी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे अपने सभी साथियों के पास, और जांचे अपने कि आपने इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। पेपर से पहले आपका एक पेपर है जिसमें पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी के इसमें क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं बच्चों। चलिएगा तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देखते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? फर्स्ट का जो आंसर है वो है प्रस्तावना, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर भी फर्स्ट है, प्रस्तावना। बात समझ पाए? तो यहाँ सबसे ज्यादा जिस भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस भी पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जिस भी पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, वे मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रस्तावना है। बच्चों, आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, वो तो आप बिना कहे भी कर दोगे, और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लेना। ठीक है, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसने कहा, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो संविधान की जो आत्मा है, भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा था जी? प्रस्तावना को कहा था। प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ये सारे के सारे जो 100 क्वेश्चंस मैं पॉलिटी के लिए लेकर आया हूँ आप सभी के लिए बच्चों, ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि यहाँ से बाहर आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं जाने वाला इन पॉलिटी के 100 क्वेश्चन से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने, एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक सेकंड ऑप्शन है एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, तीसरा है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, और यहाँ पे क्या है? पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, और डी है एक गणराज्य। तो जो प्रस्तावना है उसे भारत में किस रूप से परिभाषित यानी कि घोषित किया गया है? तो यहाँ से राइट आंसर है आपका डी, एक गणराज्य। ठीक है बच्चों, क्या है? एक गणराज्य है। देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत तक वीडियो को जैसे ही आप देखोगे तो बच्चों आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको भले ही वीडियो कम मिलती है, लेकिन चैनल हमारा भले ही छोटा हो, अभी 500 की सब्सक्राइबर हो, लेकिन यहाँ पे कंटेंट आपको ज्यादा मिलता है बच्चे। कंटेंट आपको ऑथेंटिक मिलता है, आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसी बकवास वाली बातें नहीं कराई जाती। कंटेंट भले ही कम मिल रहा है लेकिन ऑथेंटिक है आपके एग्जाम के लिए। आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ मैंने कुछ रियलिटी में कुछ पढ़ा है आपसे। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पर जो आंसर बनने वाला है वो बन जाएगा संघीय, यानी कि डी यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो हमारी प्रस्तावना है बच्चों, उस प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न भी है, समाजवादी भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है, लेकिन संघीय का यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। संघीय का यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो राइट आंसर क्या है? संघीय, यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, इसने कहा है लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व। भाई लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? अरे यही तो है, जहां जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व होता हो। कहाँ बच्चों? जहां जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व होता हो, वही क्या है? लोकप्रिय प्रभु सत्ता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये 100 क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आज के इस वीडियो में।
मैं कह रहा हूँ कि वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली ना तो समझो पॉलिटी आपकी मुट्ठी में, पॉलिटी को आपने पूरा कवर कर लिया इन 100 क्वेश्चनों में, ठीक है। और इस 100 क्वेश्चनों का जो लिंक है ना क्वेश्चनों का, यानी कि जो पीडीएफ है इन 100 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम से आप इसे ज्वाइन कर लेना बच्चों, ठीक है, इस पीडीएफ को। नेक्स्ट देखिएगा, इसने कहा कि वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया था। यानी कि जो प्रस्तावना है वो सबसे पहले लिखित रूप में किस देश ने अपने संविधान में लिखी थी, तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने प्रस्तावना को लिखित रूप में अपने संविधान में शामिल किया था, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया था, किसमें, लिखित रूप में। तो आंसर क्या बन जाएगा, अमेरिका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट में इसने कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 3 बार, 2 बार, 1 बार, कोई नहीं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा 1 बार। यानी कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें केवल 1 बार ही अब तक संशोधन किया गया है बच्चों। कितनी बार, 1 बार। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं पॉलिटी के, ठीक है बच्चों। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, इसने कहा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। यानी कि बच्चों यहाँ से आप देख रहे होंगे कि प्रस्तावना जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना जो है बच्चों वो कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना से ही आपके लगभग अभी यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 42वां जो संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसने कहा है निम्नलिखित में से किस संशोधन ने के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा, मैंने अभी बताया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला गया, 42वें संविधान संशोधन को। तो यही आपका राइट आंसर है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट है संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था, स्वतंत्रता, समाजवादी, समानता या फिर न्याय। तो यहाँ से राइट आंसर आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा समाजवादी। समाजवादी को बाद में जोड़ा गया, समाजवादी पहले उसमें जब प्रस्तावना शामिल की गई उसमें ये शामिल नहीं था, ठीक है बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट 11 पे देखिएगा, इसने कहा हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है, और इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान की आत्मा किसको कहा था, प्रस्तावना को कहा था। और प्रस्तावना से आप देख पा रहे हो कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं भाई, एक केवल किससे, प्रस्तावना से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसने कहा हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वयस्क मत अधिकार, आपका यहाँ से राइट आंसर होगा वयस्क मत अधिकार। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में कहाँ मिलते हैं, संविधान में कहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर बनेगा, बात किसकी चल रही है, प्रस्तावना। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है, प्रस्तावना। तो यहाँ से आंसर भी क्या बन जाएगा, प्रस्तावना ही आपका यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना जरूर पढ़ के जानी है आपसे, कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, इसने कहा है केशवानंद भारती बनाम, यहाँ एनाम नहीं बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे ये बनाम है, ये बनाम है, ठीक है। बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, क्या दिया गया है भाई, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ उच्च न्यायालय ने क्या दिया, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता। ठीक है, विचार नहीं करता थोड़ा सा इसको, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की। अब आपको देखिए क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है भाई, चलिएगा, इसने कहा है भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता। तो यहाँ से आंसर जो आपका 14 का बनने वाला है बच्चों, सारे यहाँ पे क्या होंगे, सही होंगे। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी, 1 2 3 4, यानी कि चारों के चारों यहाँ से क्या है, न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और बंधुता भी है। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। नेक्स्ट देखिएगा, ये 100 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो आपने रामबाण क्लास ले ली यहाँ से पॉलिटी की। जैसे ही पहले, इससे पहले कल आपको हिस्ट्री की क्लास मिली थी जिसमें 100 क्वेश्चन कराए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से ये भी क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नेक्स्ट देखिएगा, निम्न शब्दों को रखा गया है प्रस्तावना के किस क्रम में। भाई सबसे पहले क्या जोड़ा गया, उसके बाद क्या जोड़ा गया, उसके बाद क्या जोड़ा गया, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे बात करूं अगर मैं सबसे पहले की, तो सबसे पहले जो है वो प्रभुत्व संपन्न को जोड़ा गया। सबसे पहले नंबर पे कौन आया जी, प्रभुत्व संपन्न आया। उसके बाद कौन आया जी, समाजवादी आया। ठीक है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद फिर आया धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद कौन आया, धर्मनिरपेक्ष आया। और धर्मनिरपेक्ष के बाद आता है आपका लोकतांत्रिक, और उसके बाद क्या बना, ये गणराज्य बन गया। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनने वाला है, अब देख लो फर्स्ट पे कौन है, 3 वाला है, फर्स्ट पे 3 यहाँ है, फर्स्ट पे 3 यहाँ है, तो इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन कट हो जाता है। ठीक है, ये तो बनता नहीं। सेकंड की बात करूं, सेकंड पे कौन है, सेकंड पे सेकंड है, सेकंड पे जब सेकंड है तो ये वाला भी कट जाता है। ठीक है, फिर यहाँ देखना थर्ड पे कौन है, थर्ड पे 4th वाला है। भैया थर्ड पे कौन है, यहाँ थर्ड पे 4th वाला कौन है, ये, यानी कि यहाँ से ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ए आंसर यहाँ से बन जाता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और उद्देशिका में। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा उद्देशिका में। ठीक है बच्चों, उद्देशिका में जो है सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है, तो यहाँ क्या है, उद्देशिका आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे। तो यानी कि कोई भी भारतीय जो नागरिक है वो किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या बन जाएगा, बंधुत्वता। भाई हम सब सारे मिलके रहेंगे तभी तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, बोलचाल अच्छी होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, बंधुता का अर्थ क्या है, बंधुता का अर्थ क्या है। अभी जब मैंने बताया कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मिलके रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है, भाईचारे की वो बात करना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बन जाएगा भाईचारा। जो बंधुत्वता है उसका जो अर्थ है वो है भाईचारा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसने कहा है कि कौन सा निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो यहाँ क्या है, राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। यही क्या होगा, यही होगा एक धर्मनिरपेक्ष, कि किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वहाँ हर धर्म के आदमी जाके रह सकते हैं बच्चों। यही क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को वहाँ पे नहीं माना जाता, किसी भी धर्म के व्यक्ति वहाँ पे रह सकते हैं। तो यही क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है
भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का अर्थ है। अभी मैंने बताया आपको, अभी क्या बताया कि यहाँ पे धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। भाई धर्मनिरपेक्ष क्या है? जो सभी धर्मों को मानता हो, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ठीक है। तो वही क्या है, जो धर्म है वो नागरिक का अपना व्यक्तिगत मामला है, राज्य इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि कोई राज्य कह दे कि भाई तुम तो हिंदू हो, हम तुम्हें ये फैसिलिटी नहीं दे सकते, कि कोई कह दे तुम मुसलमान हो तो हम तुमको ये फैसिलिटी नहीं देते। वहाँ पे उनके लिए कौन है? सब इक्वल है। नेक्स्ट चलिएगा, इसने कहा भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, धार्मिक राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, पूंजीवादी राज्य, कुलीन तंत्र राज्य। तो यहाँ 21 का जो आंसर बन जाएगा, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तभी तो यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट में देखिएगा, इसने कहा निम्न में से किसने संविधान सभा में के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? भैया संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और आगे फिर से आने की इसकी संभावना है। तो यहाँ राइट आंसर जो बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? राइट आंसर बन जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये 100 क्वेश्चन आपके लिए बच्चों रामबाण का काम करेंगे यहाँ पे, कि 100 क्वेश्चंस जो आप ये देखने वाले हो पॉलिटी के, मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और आगे भी इनके आने की बहुत संभावना है। यहीं से क्वेश्चन आपको पॉलिटी के आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या बन जाएगा? जो भारत है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसकी क्या थी भाई? वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? कि भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसको भी इंपॉर्टेंट करके आप लिखना। नेक्स्ट देखिएगा 24 की अगर मैं बात करूं, 24 में इसने कहा है कि बताइएगा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? प्रस्तावना में उल्लेख यहाँ पे नहीं है। तो मैंने बताया था संघीय, यानी कि संघ का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। अब ये देखना, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक बार तो ऑप्शन संघ आ गया, एक बार ऑप्शन संघीय आ गया। इससे पहले एक बार क्वेश्चन में क्या आया था? ऑप्शन संघीय आ गया था, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी संघ मिल जाएगा, कभी संघीय मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन को उसने 2 बार पूछ लिया है अलग अलग टाइप से। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा 25, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? भैया इंपॉर्टेंट करके लिखना इस क्वेश्चन को भी, ये छपेगा आपके पेपर में। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? सम्राट, जनता, जीतने वाली पार्टी, मंत्री। तो यहाँ पे जो अंतिम शक्ति होती है बच्चों, वो होती है जनता के पास, ठीक है। वो किसके पास होती है? जनता के पास होती है, तभी तो इसको गणतंत्र बोला गया। चलिएगा नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, अभी बताया आपको भाई, जनता के पास जो है उसकी शक्तियां रहती है कि निश्चित समय के लिए, अब जनता क्या करती है कि निश्चित समय के लिए किसी को चुनती है, राज्य का अध्यक्ष जो निर्वाचित होता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, भारत एक गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ निश्चित समय के लिए 5 साल का जो टाइम है, 5 साल के लिए आप क्या करते हो भैया, 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए आप पीएम देश में और सीएम स्टेट में चुनते हो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप से घोषित करता है सिवाय। अब फिर से वही बात आ गई। अब देखना क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कितनी बार, यानी कि उसने आपको घुमा फिरा के फिर से वही क्वेश्चन लेके आ गया, लेकिन आपको लैंग्वेज क्या लग रही होगी, लैंग्वेज अलग लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन है वही। घोषित करता है सिवाय किसके? साम्यवादी के। भारत का जो संविधान है भारत को साम्यवादी रूप में घोषित नहीं करता। बाकी लोकतांत्रिक गणराज्य है, समाजवादी है और धर्म निरपेक्ष है। चलिएगा
28 की अगर मैं बात करूं, उदारवाद का प्रतीक है। उदारवाद का प्रतीक आपसे पूछा है क्या है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। ठीक है, यही क्या है, उदारवादी का प्रतीक है। नेक्स्ट चलिएगा, भारतीय संघ में राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। भारतीय संघ में जो राज्य क्षेत्रों की संख्या है वो कितनी है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी राइट 7। कितनी, 7 यहाँ पे भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की, यानी कि जो यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश जिनको बोला जाता है, वहां से आपसे संख्या पूछी है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 7 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। ये 100 क्वेश्चन फटाफट से हम रिपीट कर देते हैं आपके लिए। 100 क्वेश्चन ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को आपने अंत तक देख लिया ना, ये 100 के 100 क्वेश्चन देख लिए, तो बच्चों इससे बाहर आपका पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला। निम्न में से कौन सा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, पुडुचेरी, नागालैंड, दमन व दीप, लक्षद्वीप। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ये संघ राज्य क्षेत्र है, लेकिन नागालैंड क्या है, एक स्टेट है। तो यहीं से आंसर क्या बन जाएगा, नागालैंड आपका यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा, जिसकी राजधानी है कोहिमा। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। अब देखना, ये जो संघ में, भारतीय संघ में कितने राज्य है, ये राज्य में कुछ फेरबदल हुआ था, पहले 28 थे, फिर 29 हुए, अब फिर से 28 हो गए हैं। तो अब आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। या तो ये बोलेगा कि इस सन से इस सन के बीच में, या नहीं बोलता तो आपको प्रेजेंट में मान के चलना है कि प्रेजेंट में कितने हैं। तो अभी कितने, 28 है। ठीक है, चलिएगा, भारतीय संघ में कितनी अनुसूचियां है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 32। तो यहाँ कितनी अनुसूचियां है भाई, 12 अनुसूचियां है, जिसमें 22 भाषाएं आपको संविधान में रखी गई है। अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूची यहाँ पे है। नेक्स्ट चलिएगा, अभी मैंने जिसका जिक्र किया वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि बताइए संविधान में 9वीं अनुसूची में, यहाँ क्या है, ये 9 है, ये क्या है बच्चे, 9 है। ये 9वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है, तो अभी बताया मैंने 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं है भाई, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अंग्रेजी। अब देख लो, अपने देश में आधे से ज़्यादा काम इंग्लिश में ही होता है, लेकिन ये संविधान में शामिल नहीं है, फिर भी काम किस में, आधे से ज़्यादा काम क्या है, इंग्लिश में होता है अपने देश में। यही तो हालत ख़राब है हमारे देश की, इसीलिए तो तरक्की नहीं कर पाता। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा। इसने कहा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, स्टार लगा लेना इस पे भी, जितने भी स्टार आपसे लग सकते हो उतने स्टार आप इस पे लगा लेना। और यहाँ से जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर आपका बनने वाला है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये जो भाषाएं है ये बाद में जोड़ी गई है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट देखिएगा 36, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो 36 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सिख। सिख भाषा जो है वो संविधान में शामिल नहीं की गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में इसने कहा है भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राज्य और उनके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो यहाँ पे जो संघ और राज्य है वो पहले ही अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है, पहली ही अनुसूची में है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है वो किस अनुसूची में रखा गया है। अब अनुसूची कितनी बताई थी आपको कि टोटल जो अनुसूची है वो 12 है। पहले वाली में कौन आ गया, पहले वाली में आ गया जी भारतीय संविधान और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है,
तो यहाँ आपका जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है बच्चों 5वीं अनुसूची। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार ये 12 की 12 अनुसूची भी आपको पढ़नी चाहिए। ये 12 की 12 अनुसूची आपको पढ़ के जानी है आपके एग्जाम में। तो यहाँ अनुसूचियों से भी आपको एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है आपके आने वाले 17-18 फरवरी के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? अब मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ही आपसे कि ये जो संविधान संशोधन हुए थे उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे संशोधन किया गया था। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो कब जोड़ी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। यानी कि पहले कितनी अनुसूची थी? पहले 8 अनुसूची थी जब भारतीय संविधान लागू किया गया था। उसके बाद इसमें 4 अनुसूची और जोड़ी गई, जिसमें से पहला जो संविधान संशोधन किया गया उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। इसने कहा है निम्नलिखित में से असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों का प्रशासन विशेष प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में है? तो ये है 6वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? 6वीं अनुसूची में है। 5वीं में क्या था? 5वीं में नाम, 5वीं में उन्होंने दे रखा था अनुसूचित जाति और जनजाति। 6ठी वाली में उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति का क्या कर दिया भैया? नाम दे दिया कि किस किस स्टेट में आपका ये देखने को मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट में इसने कहा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, इसको भी पढ़ के जाना आप कई बार। ठीक है, तो इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो 41 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ। अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ। अब देखिए जो समवर्ती सूची है आपकी, जो सूची है 12 है, उन 12 सूची में भी एक सूची में 3 पार्ट है। 3 पार्ट में कौन कौन है? एक तो राज्य है, कौन कौन है भैया? राज्य सूची। दूसरी क्या है? समवर्ती सूची। ठीक है, तीसरी क्या है? केंद्र सूची, या फिर जिसको एक और नाम से दिया जाता है। अब राज्य सूची में क्या है? जितने भी यहाँ पे कानून होंगे वो सारे राज्य सरकार बनाएगी। केंद्र में केंद्र सरकार बनाएगी, और समवर्ती में दोनों यहाँ पे राज्य और केंद्र मिलके कानून बनाएगी दोनों विषयों पे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलके कानून बना सकते हैं, वो है अंतर्राज्य नदियों के बारे में। ठीक है, अंतर्राज्य जो नदियां है उसमें केंद्र भी कानून बना सकता है बच्चों, और राज्य भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट देखिएगा कृषि। जैसे इसने पूछा राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है भाई? कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा। तो 42 का आंसर बन जाएगा कृषि। जो कृषि है वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। कृषि जो है वो बच्चों कहाँ आती है? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस पे कृषि में जो है वो कानून कौन बनाएगा? वो राज्य सरकार ही कानून यहाँ पे बनाएगी। अच्छा जी, जो दल बदल आई थी, दल बदल के संविधान में संबंधित विषय का प्रावधान है। तो यहाँ से 43 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। यहां से आंसर क्या बन जाएगा? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखिएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो कहाँ है? ये बन जाएगा आपका 44 का आंसर 1। चौथी अनुसूची में जो है वो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। कौन सी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा? चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय संविधान की संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? अब यहाँ पे देखिएगा जो विषय है ना, ये तीनों की तीनों में, यानी कि मैंने बताई थी 3 सूची है। एक तो राज्य की, दूसरी संघ की जिसको केंद्र बोलते हैं, तीसरी समवर्ती सूची। तो इनके जो विषय है ना वो बदलते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। तो अब इसने आपसे पूछा है संघ। संघ कौन है? जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती, जिसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बनाएगी। तो ये आपसे पूछा गया है कौन सा? इसने पूछा है कि संघ सूची में कुल कितने विषय है। तो यहाँ पे 45 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 100। ठीक है, संघ सूची में कितने राज्य है आपके कितने विषय है वो है बच्चों 100। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी साथियों के पास, और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब
कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको अच्छा बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड दिया जाता है। इसने कहा शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। अभी बात की थी शिक्षा में, भाई कृषि को तो किस में, राज्य में किया गया था, तो शिक्षा की बात है तो शिक्षा को किस में किया गया है, शिक्षा को किया गया है समवर्ती सूची में। यानी कि शिक्षा पर कानून जो बनेगा वो राज्य सरकार अपने अलग तरीके से बना सकती है, केंद्र सरकार भी उस पर कानून बनाती है। यानी कि जो शिक्षा है उस पर राज्य और केंद्र दोनों अपने अलग अलग तरीके से कानून बना सकते हैं। इसने कहा निम्नलिखित में से विषय वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है। अब आपसे पूछा उसने समवर्ती सूची में शामिल है, तो समवर्ती सूची में शामिल क्या है बच्चों, व्यापार संघ। यानी कि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों फिर से कानून बना सकती है। तो नेक्स्ट चलिएगा, इसने कहा सिविल मामलों जैसे विवाह, सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामले में संविधान के किसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो भाई काफ़ी छोटा करना पड़ेगा, जब जाके पूरी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। अभी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मोबाइल और पेन टैब से वीडियो बना रहा हूँ। अभी हमारे पास कोई डिजिटल सोर्सेज नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारा चैनल है बच्चों वो केवल 540 सब्सक्राइबर है उस पर। जैसे ही ये संख्याएँ 1000 प्लस होती है तो हम कुछ डिजिटल करने की सोचेंगे आपके लिए, ठीक है। जितनी आप हमारी मदद करोगे हम उतनी ही भाई आपको हमारी मदद करनी है वॉच टाइम में, ठीक है। किसमें, सब्सक्राइब और वॉच टाइम में। अब हम आपकी मदद करेंगे बेस्ट कंटेंट में, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। उसने कहा है कि सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामलों पर संविधान के किसे कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ जो आपका आंसर बनने वाला है वो आंसर बनने वाला है केंद्र और राज्य संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत। केंद्र और राज्य दोनों को है भैया, केंद्र और राज्य दोनों को है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, केंद्र और राज्य दोनों को है। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में कहा है भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियों का अर्थ है। तो 49 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका डी, वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं दिया गया है। यही क्या है आपका आंसर, यहाँ से राइट बन जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सीरीज पे आप पहुंच चुके हो भैया, हाफ सेंचुरी आपने पूरी कर ली है। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा संसद। भैया संसद कानून बनाती है, ठीक है। संसद कानून बनाती है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो कानून है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाती है, संसद यहाँ पे कानून बनाती है। भारतीय संविधान में कितने भाग है, भारतीय संविधान में कितने भाग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो बच्चों जो भाग है वो 22 है। कितने भाग है, 22 भाग है। भाषाएं भी कितनी है, 22 है। अनुसूचियां कितनी है, 12 है। पहले कितनी थी, 8 थी, 4 बाद में जोड़ी गई। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, अब देखना कितने अनुच्छेद थे का मतलब है जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 395, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, 395 थे। भारत के किस भाग में नागरिकता प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ 53 का जो राइट आंसर बनने वाला है वो है भाग 2 में। भाई भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, ठीक है। इस पे भी मैं आपको डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। वीडियो का जो भी ये क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, और टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया है, 54 का जो आंसर है वो है भाग 3। भाग 3 में अब देखो, भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 में क्या है, नागरिकता, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। भाई पहले राज्य और संघ, यानी कि पहले क्या होगा, संघ और राज्य क्षेत्र होंगे, उसके बाद उसमें लोग रहेंगे। जब लोग रहेंगे तो उनको अधिकार भी दिए जाएंगे। तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है। मूल अधिकार किसमें, भाग 3 में है।
संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया है? अब देखो 1 2 3 तो पढ़ लिया, अब बात आई 4 की। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 में जो किया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है बच्चों, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस में रखे गए हैं? भाग 4 में रखे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको, सुमेलित कीजिए। भाग 4 के, मैंने अभी बताया भाग 4 के, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे भैया? भाग 1 को लेंगे। 56 का आंसर आपको बताना है। सबसे पहले हम किसको लेंगे? भाग 1 को लेंगे। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है मूल कर्तव्य। भाग 1 में क्या है बच्चों? भाग 1 में जो है वो है मूल कर्तव्य। ठीक है, भाग 1 में क्या है? यहाँ से अगर मैं 56 की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भैया? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से सारे के सारे आपके जो राइट बन जाएंगे वो आपका यही सीरीज यहाँ से राइट बन जाएगी। ठीक है, यानी कि भाग 4 क्या में क्या है? मूल कर्तव्य है। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। और भाग 9 कै में क्या है बच्चों? भाग 9 कै में है नगर पालिका। तो ये एक दूसरे के जो सामने लिखे हुए ये बिल्कुल सही है, इनमें कोई हेरफेर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की अगर मैं बात करूं, इसने कहा दल बदल कानून कब आया था भैया? दल बदल कानून जो था वो 56 का यहाँ से राइट आंसर क्या बन जाएगा? 10वीं अनुसूची। भाई 9वीं अनुसूची तो पहली थी, 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन किया गया था। 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल कानून था। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ सूची का विषय है। अब जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है ये किस सूची में है? यानी कि किसका है? राज्य का है, संघ का है, समवर्ती का है, वैश्विक का है? तो 58 का जो यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा संघ का, यानी कि केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है। किस पे? संयुक्त राष्ट्र संघ सूची पर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट में इसने कहा है कि भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची के तहत व्यापार संगठन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो 59 का आंसर बन जाएगा, यानी कि जो व्यापार संगठन है वो कौन सी अनुसूची में आएगा? तो यहाँ से 59 का ए है, ये भी बच्चों किस में आएगा? संघ सूची में आएगा। कौन सी सूची में? संघ सूची, यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर मैं बात करूँ, ये 100 क्वेश्चंस की वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है बच्चों, तो आपको यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर, भवन एवं भूमि पर कर जो है वो कौन लगाता है? तो ये जो आपका आंसर बन जाएगा 60 का, ये बन जाएगा ए, यानी कि संघ, यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो आपके भवन और भूमि दोनों पर कर लगाती है। ठीक है, इसने कहा 7वीं अनुसूची में वर्णित नसूची विषय है। नसूची, ये विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना भैया। कौन सा है ये? नसूची विषय है। ये कौन सा? नसूची विषय। तो 61 का जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकती है। किस पे? नसूची विषय पर। ठीक है, चलिएगा, भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची के तहत विदेशों अधिकार क्षेत्र, विदेशों का जो अधिकार क्षेत्र है वो किसके पास है भैया? 62 का आंसर बन जाएगा संघ। ये संप नहीं है, ये है संघ भैया। अभी यही तो पढ़ते आ रहे थे हम, क्या? संघ। क्या है ये? संघ है। ठीक है, तो विदेशों अधिकार जो है वो कौन कानून बना सकता है? उस पे केवल और केवल उस पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। सट्टेबाजी और जुआ, ठीक है, सट्टेबाजी और जुआ पर कौन कानून बना सकता है? 63। अब देखना किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। पहले पूछा जाता था कि बताइए जो संघ सूची है वो कौन सी अनुसूची में आती है? 7वीं में। जो राज्य सूची है 7वीं में। जो समवर्ती सूची है 7वीं में। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? समवर्ती सूची में कौन कानून बनाता है? और राज्य सूची में कौन कानून बनाता है? अब उसने कानून ही पूछ लिया कि बताइए सट्टेबाजी और जुए पर कौन कानून बनाता है, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा राज्य सरकार। क्या बन जाएगा? राज्य यहाँ पे कानून बना सकता है सट्टे और जुए पर, अपने स्टेट में अलग अलग। ठीक है, यहाँ से फिर आ जाता है पशुओं की क्रूरता पर रोकथाम। पशुओं की क्रूरता पर रोकथाम 64 का जो राइट आंसर है वो बन जाएगा समवर्ती सूची।
भैया पशुओं पर जो क्रूरता होती है उसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति में है। कौन है शक्ति में? अरे उसने कहा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति में है। तो यहाँ से 65 का जो राइट आंसर आपको बन जाएगा वो बन जाएगा लोकसभा। भाई कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के साइन होके वो पास हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ कहा इसने जनसंख्या नियंत्रण, जिसकी अपने भारत देश में बहुत सख्त जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार, इस पे कानून कौन बना सकता है? तो यहाँ से 66 का आंसर बन जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार दोनों पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय खुफिया एवं जांच एजेंसी ब्यूरो, तो यहाँ 67 का आंसर क्या बन जाएगा? ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 67 का डी बन जाएगा। इस पे भी समवर्ती सूची काम करेगी, केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो पर। चलिएगा 69, विकलांग और बेरोजगारों को राहत लागू करने का कौन सी अनुसूची में है भैया? बेरोजगार और विकलांगों को। 69 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बी बन जाएगा, राज्य सरकार। क्या बनेगा? राज्य अनुसूची यहाँ पे काम आएगी। ठीक है जी, इसने कहा है नेक्स्ट शोधन अक्षमता और दिवाला, शोधन अक्षमता और दिवाला, इस पे कौन कानून बनाएगा? तो यहाँ पे भी आंसर क्या बन जाएगा? समवर्ती सूची बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए कि आपको जो राज्य सूची, जो संघ सूची और जो समवर्ती सूची, इनमें जितने भी विषय है इन सब में से मोस्ट इंपोर्टेंट विषय आपको पढ़ने हैं कि कौन से विषय में कौन कानून बना सकता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वच्छता, अस्पताल और दवाखाने कौन बना सकता है? अरे जैसे अभी केजरीवाल ने क्या खोला था? मोहल्ला क्लिनिक खोले थे। तो इसका मतलब क्या है? 71 का जो आंसर है वो राज्य सरकार कानून इस पे बना सकता है। ठीक है, राज्य सरकार इस पे कानून बना सकती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 18 अनुच्छेद 1 के तहत यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी कि कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? अरे बच्चे आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, जिसमें फिलहाल 28 जो है वो राज्य है और बाकी यूटीज है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप से दर्शाया गया है? तो ये फिर से वही क्वेश्चन कि भारत क्या है? एक संघ राज्य है। भारत क्या है? एक संघ राज्य है। यानी कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन वही है, आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल दिया गया, नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप से दर्शाया गया? राज्यों का संघ। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से? 74 का जो राइट आंसर होगा राज्यों का संघ है। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? चलिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर देना अपने सभी साथियों के पास जिसने कहा है कि मैंने पॉलिटी को रगड़ दिया, मैंने पॉलिटी को पढ़ लिया, और उससे फिर पूछना कि भैया ये बता, ये वीडियो देखने के बाद तेरा पॉलिटी में स्कोर कितना बना। ठीक है, उससे देखना वो तैयारी कर रहा है या ऐसे ही मजाक मस्ती चल रही है। नेक्स्ट बताना है भाई आपको, नेक्स्ट में बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? यानी कि जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार। 75 का जो राइट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है सेना। सेना जो है वो राज्य के अंतर्गत नहीं आती, वो केंद्र के अंतर्गत आती है। यानी कि संघ सूची का विषय है राज्य। ठीक है, संघ सूची का विषय है सेना। चलिएगा, इसने कहा है निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? 76 का राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ से क्या है भैया? अरे ये तो सारे के सारे हैं, प्रभुत्व सत्ता, सरकार और क्षेत्र।
तो यहाँ से जो राइट आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है उपरोक्त सभी, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। राज्य के लिए बताना है आपको, तो राज्य के लिए महत्वपूर्ण कौन सा नहीं है भैया, प्रशासन राज्य के लिए महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। यानी कि जनसंख्या भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है और क्षेत्र भी है, इन पे कानून बना सकता है लेकिन प्रशासन पे कानून नहीं बना सकता राज्य। नेक्स्ट चलिएगा, निम्न में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है। 78 का जो राइट आंसर बनेगा, आंतरिक व बाह्य संप्रभुता। आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता क्या है, राज्य के अधीन आता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 79 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 79 में इसने कहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है। राज्य संचालित होता है सरकार के द्वारा। भैया राज्य को कौन चलाती है, सरकार। केंद्र को भी कौन चलाती है, सरकार चलाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है। अरे जो नया राज्य है उसको संघ में शामिल कौन करता है, मैंने बताया था ये जो काम है वो संसद का है। कौन किसका काम है बच्चों, ये संसद का काम है। संसद जो है नए राज्य को शामिल करता है अपने संघ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपके 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो आपने अंत तक देखी हो तो देखी होगी, अगर देख लोगे आप वीडियो को अंत तक तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेनिफिट आपका यहाँ से बच्चों होने वाला है। नए राज्य बनाना, उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है। तो 81 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो किसके पास है बच्चों, संसद के ही पास है। कि जो नए राज्य बन रहे हैं, नए राज्य बनाना, उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन कौन करता है, संसद करती है। नेक्स्ट है 82, नेक्स्ट है 82 और 82 में इसने कहा है कि भारतीय संघ में राज्य की स्वीकृति कौन देता है। भारतीय संघ में जो राज्य की स्वीकृति है वो कौन देता है, तो यहाँ आंसर बन जाएगा संसद। कौन देता है भैया, संसद। यानी कि यहाँ से कई क्वेश्चनों का आंसर कौन बन गया, संसद। लेकिन क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वो अलग टाइप की है, हर बार अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, भारतीय संसद जो है राज्यों के नाम और सीमा को फिर से परिभाषित कर सकती है। 83 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सामान्य बहुमत से। भाई इसने 4 ऑप्शन दिए थे, सामान्य बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो यहाँ राइट आंसर क्या बन जाएगा, सामान्य बहुमत से ही वो नाम और सीमाओं में फिर से परिभाषित कर सकती है। 84 का आंसर देखेंगे भाई, 84 का क्या है, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। जो भाषा के आधार पर सबसे पहले प्रथम राज्य बना, भाई मैं कह रहा हूँ इस पे 8-10 स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ और आगे भी इसकी आने की 100% पॉसिबिलिटी है। ये पेपर में छपेगा पक्का, इसको लिख लो आप। तो यहाँ से जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। 84 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट है, किस वर्ष राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। भाई सबसे पहले कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। और फिर उसने पूछ लिया कि किस वर्ष किया गया, तो आंसर बनेगा 1956 में। 1956 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। ठीक है जी, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। जो 1956 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, पुनर्गठन आयोग बना था, उसके अकॉर्डिंग भारत में 17 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 17 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। 17 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 15 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यहाँ से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका सी कि 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र थे। 6 संघ राज्य क्षेत्र यहाँ पे बनाए गए थे स्टार्टिंग में 1956 में। उसके बाद फिर संशोधन हुए संविधान में और बाद में जोड़ना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, जैसे किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया। जी बिल्कुल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन से भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ कर्नाटक का पूछ लिया, कभी किसी और का भी पूछ लेगा। कर्नाटक राज्य का एकीकरण
किया गया था। तो 87 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1956 में, 1956 में ही कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को इसने कहा है कि बताइए निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी? घर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग। तो कौन सा वो आयोग था? तो यहाँ आंसर बनेगा शाह आयोग। शाह आयोग ने हरियाणा और पंजाब को राज्य बनाने की सिफारिश की थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? 89 का जो राइट आंसर बनेगा 1975, 1975 में सिक्किम को एक नया राज्य बना दिया गया। चलिए भाई नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमान का नाम बदलकर क्या किया गया है? ठीक है, किस वर्ष किया गया है? तो यहाँ से 90 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 1973। कौन सा आंसर बनेगा? 1973 यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ 1991 का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका, बताइए, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? भैया जो नागरिकता है वो कब से लागू किया गया? वो है 1949, 1949 से भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया गया है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? जो भारतीय नागरिकता है वो कौन देता है भारतीय नागरिकता? तो यहाँ आंसर बन जाएगा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री आपको जो है भारतीय नागरिकता देती है। तो बच्चों वीडियो का आपको अंत तक देखना था, चाहे भले ही आप वीडियो को 2x पे करके देखें, वीडियो आपको अंत तक देखना है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे इसके अलावा बहुत सारे आपके कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता अधिकार विनियमित करने की सिफारिश करता है? तो 93 का जो राइट आंसर बन जाएगा आपका डी, यानी कि आर्टिकल 11 यहाँ से करेक्ट होगा। आर्टिकल 11 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, अनुवांशिक द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो 94 का जो राइट आंसर यहाँ से बनने वाला है वो बन जाएगा 1, 2, 3। यानी कि अगर हम जन्म से पैदा हुए यहाँ तो मिल जाएगी, अनुवांशिक तरीके से मिल जाएगी, पंजीकरण करके मिल जाएगी, लेकिन अनुरोध द्वारा नहीं मिलेगी। ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा है कि 95 का कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर यही बन जाएगा कि भैया अगर वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अब देखिए यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे जितने भी देश है उनमें से कुछ देश ऐसे जिसमें एकल नागरिकता चलती है, जैसे हमारा देश है। अगर हमने किसी और दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं कि जो 2 देशों की नागरिकता रहने देते हैं, जिसमें बोलते हैं दोहरी नागरिकता। लेकिन यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है अपने इंडिया में। ठीक है, चलिएगा, इसने कहा निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्राय भारत आए थे? तो 96 का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 ये आपको देता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 की अगर मैं बात करूं कि इनमें से कौन से वर्ग के नागरिक को जो कि
निर्धारित उम्र के हैं एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है? 97 का जो आंसर है वो बन जाएगा सी, अप्रवासी नागरिक। कौन से? अप्रवासी नागरिक को यहाँ निर्धारित उम्र में है। 98, ठीक है बच्चों, 98 भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि बताइए बच्चों, भारत की जो नागरिकता है वो कितने तरीकों से हम ले सकते हैं? तो 98 का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा सी, 5 तरीकों से हम भारतीय नागरिकता ले सकते हैं बच्चों। 5 तरीके होंगे जिससे हम भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। नेक्स्ट है यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है? भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है? अब देखना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, चेंज है। यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा 5, और यहाँ अगर मैं 99 की बात करूँ, अब देखो 5 यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो फिर यहाँ आंसर किसको चूज करेंगे हम? यहाँ आंसर चूज करेंगे सी को, यानी कि 3 को। 3 तरीकों से हम भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। 3 तरीके से हम भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ये आपके 99 क्वेश्चन। अब आपका लास्ट एक और क्वेश्चन बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 100। उसमें आपको देखना है, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर वो दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 100 की, उसमें क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की क्लास का, उसने कहा है भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो ये क्या है बच्चों? साधारण बहुमत से। क्वेश्चन क्या है? रिपीट है, तो 100 का क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा कि साधारण बहुमत से भी भारत के नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको पॉलिटी के बच्चों, पॉलिटी के कितने 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए गए हैं। तो यहाँ से आपको अपना स्कोर जांचना है कि इन 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं। ये वही क्वेश्चंस है जो आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप कह दोगे कि भैया ये तो हमने पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि आप दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े थे, ठीक है। चलिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से। लिंक वीडियो का आपको, इसकी PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।